चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। बताइए, आप लोगों को 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो अपवर्तनांक होता है वो विमाहीन होता है क्या? दोस्तों, अगर किसी का कोई मात्रक नहीं होता तो उसकी विमा भी नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी के मात्रक में मीटर आता है तभी तो एल यूज करते हो, किसी के मात्रक में किलोग्राम आता है तभी तो आप लोग एम यूज करते हो, किसी के मात्रक में सेकंड आता है तभी तो टी यूज करते हो। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, बोला जा रहा है इसका एसआई मात्रक रेडियन होता है। गलत बात है। विमाहीन होता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मात्रकहीन भी होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो ये वाला कथन दोस्तों सही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेन। विकृति किसको बोलते हो? जैसे मान लीजिए कोई वायर है, इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल, आपने इसको खींचा, इसकी लंबाई में क्या आ गया? कुछ परिवर्तन आ गया, है ना, कुछ परिवर्तन आ गया। तो विकृति किसको बोलते हो? लंबाई में कितना परिवर्तन आया बटे ओरिजिनल लंबाई कितनी थी। लंबाई में जो परिवर्तन आया इसका मात्रक मीटर, ओरिजिनल लंबाई का मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता। मात्रक नहीं होगा तो विमा भी नहीं होगी, तो विकृति विमाहीन होती है। दोस्तों, प्लेन एंगल, समतल कोण, यानी वो एंगल जो किसी प्लेन में बनता है, जैसे ये, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, लेकिन इसका कोई भी विमा नहीं होती, क्योंकि दोस्तों विमा हम लोग केवल उनका लिखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं रेडियन, तो अगर किसी के मात्रक में रेडियन है तो कुछ है क्या हमारे लिए? नहीं। हमारे पास में जो 7 मूल राशियां है, अगर इनके मात्रक होते हैं तब जाके हम लोग उनकी विमा लिखते हैं, तो ये विमाहीन है, बिल्कुल सही बात है। सेम सॉलिड एंगल का भी ऐसा ही मात्रक स्टेरेडियन होता है, लेकिन इसकी कोई विमा नहीं होती। तो 1 2 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। बताओ, कौन सी दवा आमतौर पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स यानी जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें दर्द और बुखार को कम करने के लिए रखी जाती है, लेकिन ये सूजन को कम नहीं करती? बताइए किसकी बात हो रही है? कौन सूजन को कम नहीं करती लेकिन साथ में 2 काम कर रही है, दर्द और बुखार को कम करती है? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल। दोस्तों, फर्स्ट थर्ड बॉक्स से काफी क्वेश्चन आते हैं, अब ध्यान से आप लोग समझो। देखो, एक ऑप्शन में इबुप्रोफेन दिया हुआ था जो 2019 में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों दर्द के लिए भी, बुखार के लिए भी, साथ में अगर कोई सूजन आती है ये उसको भी कम करती है। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला गया था कि वो वाली दवाई जो सूजन को कम नहीं करे। ठीक है, तो ये तो करती है। नेक्स्ट दोस्तों, एस्पिरिन, ये भी आप लोगों का दर्द, बुखार, सूजन, इनको सबको कम कर देती है, लेकिन ऑप्शन में बोला गया था कि जो सूजन को कम नहीं करे। ठीक है, और दोस्तों ये खून को पतला करने के लिए भी इस्तेमाल करी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों की सेट्रिजिन या सिट्राजिन भी इसको कई कई बोलते हैं, तो जो एलर्जी वगैरह जो होती है, आपको बहुत ज्यादा छींक वगैरह आ रही है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से आप लोग देखेंगे, आंसर बताएंगे। दोस्तों, मैंने इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, आरएसी, हीट इंजन और एक एमएमवी मैकेनिक मोटर व्हीकल, सभी ट्रेड की पीडीएफ मैंने डाल दी है। देख ली थी आप लोगों ने? 2025 में जो क्वेश्चंस हुए एलपीसीबी 2 के, जो जितने भी क्वेश्चंस आए ट्रेड के, मैंने विद सॉल्यूशन डाल दी, इंग्लिश और हिंदी। अब तो खुश हो? इलेक्ट्रिशियन के डाल दिए, फिटर के डाल दिए, डीजल मैकेनिक या मैकेनिक डीजल, एमएमवी, हीट इंजन, ठीक है, आरएसी। अब आप लोग बोलोगे कि सर किसी के तो 300 क्वेश्चन डाले, किसी के 75 डाले। वो 75 इसलिए डाले क्योंकि उसका एग्जाम केवल एक शिफ्ट में हुआ था। चलिए आ जाइए दोस्तों, एक पार्टिकल है, कण है, जो कि गति कर रहा है, तो उसका अगर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, वेग समय ग्राफ, किसका? वेग समय के साथ में कैसे बदल रहा है, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि स्टार्टिंग के 4 सेकंड में वेग समान रूप से 0 से 20 मीटर पर सेकंड तक बढ़ता है। समान रूप से मतलब वेग परिवर्तन की दर एक जैसी है, या मैं बोलूं एक्सेलरेशन एक जैसा है। तो दोस्तों बेसिकली ये इस प्रकार का आएगा। ठीक है, कहां तक? 0 से 4 सेकंड तक क्या हुआ? वेग बढ़ बढ़ के कहां तक पहुंच गया? 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया। वेरी गुड। फिर दोस्तों अगले 4 सेकंड में वेग इतना ही रहता है। कब? अगले 4 सेकंड में, 4 से 8 सेकंड तक। क्लियर है? 4 से 8 सेकंड तक। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है 8 से 12 सेकंड तक वेग समान रूप से घटकर एक जैसे घट रहा है, घटने की प्रवृत्ति एक जैसी है। ठीक है, तो फिर घट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो इसने कितनी दूरी तय करी है आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है, विस्थापन। और जब भी आप लोग एक सीधी रेखा में चलते हैं तो विस्थापन बोल दो, विस्थापन और दूरी का मान सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मान सेम होता है, तो कुल मिला के ये एरिया निकाल लो। अब देखो दोस्तों, दो तरीके हैं, है ना। कई बच्चे तो मेरे जैसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे कि पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, फिर दोस्तों इस ट्राइंगल का निकालोगे, फिर इस रेक्टेंगल का निकालोगे। कोई और तरीका है क्या? तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये कौन सी आकृति है बताओ, जहां पर दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है, बाकी की दो साइड पैरेलल नहीं होती, ये ट्रेपेजियम है। और दोस्तों ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? तो चलिए, जो दो पैरेलल साइड है, एक को मैंने ए माना, एक को मैंने बी माना, और इस ट्रेपेजियम की हाइट को मैंने एच मान लिया। तो ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता होगा, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच होता है। सही बात है क्या ये? तो एक साइड तो कितनी हो गई, ये 4 सेकंड की हो गई, एक साइड तो ये तो 4 सेकंड की हो गई, और ये साइड कितनी हो गई टोटल? 12 सेकंड की। तो 4 प्लस 12 यानी 16 सेकंड तो इधर आ गया। ठीक है, 1/2 इंटू 16 सेकंड। हाइट कितनी है दोस्तों? इसकी हाइट 20 मीटर पर सेकंड है। तो दोस्तों सेकंड से सेकंड कट गया, 16 कटा 2 से 8 बार में 20 इंटू 8 160 मीटर आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी। आ गई बात समझ में? सर मैंने टेक्नीशियन में 40 में से 38 आए, बहुत अच्छा स्कोर है, वेरी गुड। और दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं, जितने भी एलपी सीबीटी 2 वाले बच्चे हैं ना, अपने पद से विचलित मत हो जाना। ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गई, क्योंकि आपके लिए तो एलपी सीबीटी 2 महत्वपूर्ण है यार। एलपी बनोगे कहां, समझ रहे हो बात को? तो कई बच्चे अभी इसी उसमें रह जाएंगे और सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे अगर वो अब पढ़ाई छोड़ दी तो। यार मैं तो ग्रुप डी कर लेता हूँ, ग्रुप डी आसान है, कुछ भी आसान नहीं है। आसान वो है जो अभी आप कर रहे हो, क्योंकि आप एक पड़ाव ऑलरेडी पार कर चुके हो। ठीक है, और अगर आपकी ऐसी मैं भी क्लास छोड़ दूंगा, मैं फालतू में आपके साथ में मेहनत कर रहा हूँ कि यार नहीं एलपी वाले बच्चों के साथ में लगे रहना है, फिर तो मैं भी छोड़ दूंगा कि ग्रुप डी की भर्ती आ गई तो तुमको इसमें व्यूज आते हैं, 1000 बच्चे देखते हैं, वहां पर 10-12 हजार देखेंगे, बताओ। तो जब मैं आपके साथ में मेहनत कर रहा हूं तो इसका मतलब आपको भी करनी है। एलपी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों। एक घन है, एक क्यूब है, क्यूब की भुजा आप लोगों को दी गई है, कितनी है इस क्यूब की भुजा? क्यूब की भुजा को ए मान लेता हूं, ये दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है? 5 मीटर बोलता तो सही रहता, ये ऐसे बोल रहा है 5 प्लस माइनस 0.02, सॉरी 5 सेंटीमीटर बोलता तो ठीक रहता, ये ऐसे बोल रहा है कि भैया 5 में कुछ इतना प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, मुझे नहीं पता। इसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या है? देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए हम लोगों को बोलता ये साइड है 5 सेंटीमीटर, तो आप लोग वॉल्यूम कैसे निकालते? इसके साइड का क्यूब करते। आ गई बात समझ में? लेकिन अगर आप लोगों को इसमें कुछ दिक्कत है तो इसमें भी कुछ दिक्कत है, मतलब इसमें अगर एरर है तो इसमें भी एरर है, इसको अच्छे से नहीं मापा तो इसमें भी इसकी वैल्यू भी सही नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर बात करें परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, यानी आयतन में प्रतिशत त्रुटि, यानी मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम में कितना एरर है, ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100, इसकी बात करें ये मान क्या होगा? तो मैंने बताया था जब भी ऐसे पावर में आए ना तो पावर तो आगे आ जाती है, और इधर क्या करो आप लोग, साइड में कितना परसेंटेज एरर है ये कर लो। तो साइड में परसेंटेज एरर कितना है, यानी एरर कितने का है? 0.02 का है, कितने पे? 5 पे है। ठीक है, इधर ये 3 से गुना हो जाएगा इंटू 100। देखिए दोस्तों, सॉल्व करके देखना कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व करके देखना। ये देखो दशमलव का चिन्ह हटा देता हूं, नीचे आप लोगों के 100 आ जाएंगे, 100 से 100 कटा, और ये 3 दूनी 6, 6/5 1.2 होता है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताओ दोस्तों, एक वर्कर है, कर्मचारी है, जो कि फैब्रिकेशन शॉप के अंदर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डिंग कर रहा है दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक आर्क, चिंगारी भी आएगी यार। तो पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का कौन सा कॉम्बिनेशन वो यूज करे जिससे उसको सुरक्षा मिले? देखिए दोस्तों, अगर वो कपड़ों के ग्लव्स पहनेगा तो चिंगारी से वो कपड़े कुछ काम का ही नहीं है, कपड़ा वाला जो है ना, कपड़ा जल सकता है। सेम कैनवास के शूज, वही कपड़े वाले जूते, यार ये तो मत करो यार आप लोग, क्लियर है क्या? सूती दस्ताने,
कॉटन के, वो भी चिंगारी से आराम से जल जाएंगे, तो इनको भी हटाओ। सेफ्टी हेलमेट, चलो हेलमेट पहन लिया आपने, अपने सिर को बचा लिया, मान लो आपके बालों को बचा लिया आपने। ईयर प्लग, अरे कोई बहुत ज्यादा आवाज वगैरह थोड़ी हो रही है। सेफ्टी शूज, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए सही क्या होगा, उचित फिल्टर लेंस के साथ में वेल्डिंग हेलमेट अलग आता है जिसमें एक फिल्टर लगा होता है जो कि खतरनाक जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होते हैं उसको आपकी आंखों में जाने से रोकेगा। साथ में ग्लव्स आपके लेदर के होने चाहिए और शूज भी आप लोगों को पहनने, क्योंकि चिंगारी आपके पैर वगैरह पे लग जाए, तो ये बिल्कुल एक करेक्ट कॉम्बिनेशन है। आगे बात समझ में, प्रॉपर आप लोगों का ग्लव्स हो जिसमें फिल्टर लेंस हो जो कि खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी आंखों में जाने से रोके। नंबर 2 आप लोगों के ग्लव्स लेदर के होने चाहिए। नंबर 3 सेफ्टी शूज। दोस्तों क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, बताओ। बताओ। आ जाओ। दोस्तों एक छात्र है जो कि किसी की लंबाई मापता इतनी है, चौड़ाई मापता इतनी है, हाइट मापता इतनी है, तो जो वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो जब आप लोग वॉल्यूम यानी आयतन निकालोगे तो उसमें कितने सार्थक अंक होने चाहिए। दोस्तों एक नियम याद रखो, जब भी दो या दो से अधिक संख्या आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो फाइनल आप लोगों की वैल्यू है उसमें कितने सार्थक अंक आने चाहिए, मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या है, जैसे दोस्तों इसमें बताओ कितने सार्थक अंक है, ये भी नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, ये सारे सार्थक अंक है। बोलो बात सही है क्या? यहां पर ये एक सार्थक अंक है, दशमलव के बाद में जीरो आता है वो सार्थक है, इसमें दो सार्थक अंक है। यहां पर ये एक सार्थक अंक हो गया, दशमलव के बाद वाले जीरो सार्थक होता है, यहां पर कुल तीन सार्थक अंक हो गए। तो आप लोगों को दोस्तों जो फाइनल आंसर निकलेगा उसमें इनमें से जो मिनिमम है ना उतने सार्थक अंक होने चाहिए, तो इसमें दो सार्थक अंक होने चाहिए। बताओ ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है। चलिए बताएंगे, तो सिंपल क्वेश्चन है। एक कंडक्टर यानी चालक से या वायर से दोस्तों कितनी करंट फ्लो हो रही है, 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। दोस्तों बोला जा रहा है 4 मिनट। 4 मिनट का मतलब क्या है, 60 से जब गुना करोगे, 60 इंटू 4, ठीक है, ये कितना हो गया, 240 सेकंड की बात हो रही, कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो दोस्तों आपको पता है कितनी करंट फ्लो होती है, करंट क्या होता है, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है कितने समय में, तो आवेश का मान कितना हो जाएगा, I इंटू टी। तो मैंने ये सेकंड में क्यों बदला, क्योंकि आंसर आप लोगों से कुलम में पूछा गया है और आवेश का एसआई मात्रक कुलम होता है। तो अगर आप लोग चाहते हो आपका आंसर एसआई मात्रक में आए तो सारे एसआई मात्रक रखो, तो करंट का मान होता है 0.5 करंट का मात्रक होता है एम्पियर, और ये मैं मान रख दिया मैंने 1/2 यानी 0.5। समय दिया हुआ है 240, तो 240/2 यानी 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बताएंगे दोस्तों। एक दरवाजे का हैंडल किस रूप में कार्य करता है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो दरवाजे हैं है ना, आजकल वो ऐसे वाले दरवाजे आते हैं, देखे क्या आपने ऐसे वाले? अरे बताओ। तो ये क्या है, एक प्रकार का व्हील एंड एक्सेल है। मैंने आपको बताया था ना व्हील एंड एक्सेल क्या होता है, तो ये एक प्रकार का पहिया और धुरी है, व्हील एंड एक्सेल ही है। और मुझे एग्जांपल बता सकते हो व्हील एंड एक्सेल के? जैसे जब आपने कभी कार चलाई होगी, कार चलाते हुए किसी को देखा होगा, तो ये जो क्या होता है, स्टीयरिंग जो होती है ना, स्टीयरिंग, तो ये तो व्हील हो गया और उसके पीछे एक लंबी सी रॉड आती है, ये हो गया एक्सेल। तो ये भी इसी का ही उदाहरण है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक स्क्रू जैक क्या है, एक प्रकार की मशीन है। तो इसके हैंडल की लंबाई दे दी और स्क्रू की पिच दे दी, इसका वेग अनुपात पूछा है। देखिए दोस्तों आप पहले समझ लो स्क्रू जैक क्या होता है, फॉर्मूला तो मैं सिंपल सा बता दूंगा, वेलोसिटी रेशियो का वेग अनुपात का फॉर्मूला क्या होगा, 2 × π × r, जहां पर r क्या है, हैंडल की लंबाई है। क्या होता है हैंडल, अभी बताता हूं, बटे पिच। अब ये है क्या, समझ लो पहले स्क्रू जैक समझो। देखिए दोस्तों स्क्रू जैक में क्या है, कोई चीज आप लोगों को ऊपर उठानी है, आपने गाड़ी वगैरह में यूज किया होगा, तो यहां पर ये एक होता है लीवर, ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे घुमाते हो ना तो ये चीजें ऊपर उठाता है। और यहां पर क्या होती है, इसे चूड़ियां होती है, थ्रेड होते हैं। तो दो चूड़ियों के बीच का जो गैप होता है इसे आप लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बताओ, 2πr बटे पिच। आर क्या है, जहां पर इस हैंडल की लंबाई है। तो करो चलिए,
तो 2πr/, पिच, तो 2 × π का मान है 22/7। दोस्तों इसकी बात करी जाए अगर, हैंडल की लंबाई है कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों अगर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो इतने सेंटीमीटर में टोटल इतने mm होंगे। तो ऊपर पूरा मान मैंने mm में निकाल लिया, नीचे वाला मान भी mm में रख लो, जिससे mm से mm कट जाएगा। तो पिच का मान दिया हुआ है 6 mm, तो ये आप लोगों का mm से mm कट जाएगा। दोस्तों बताओ, ठीक है, तो क्या होगा, 30 कटा 6 से 5 बार में, तो 2 × 22/7 × 5 × 10। दोस्तों सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा लेता हूं मैं जब तक। तो 5 × 10 50, 50 × 10 100 हो गया। अब 100 × 22/7, अगर 22 की जगह 21 होता तो 21/7 होता 3, और 100 × 3 300 आंसर होता, ठीक है। लेकिन 21 नहीं है, 22 है, 300 से हल्का सा ज्यादा आएगा। ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दूं क्या मैं, ठीक है। सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर LPCB2 वाले ग्रुप डी के लिए कैसे प्रिपेयर करें। बड़ी दुख की बात है यार, अब क्या मैं बोलूं। आप लोग जब LPCBT1 कर चुके हो क्वालिफाई, तो LPCBT2 पे ध्यान लगाओ ना। और चलो फिर भी आपका मन है ग्रुप डी देने का, चलो देना चाहिए, मैं भी मानता हूं। देखो उसमें क्या आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है। कहीं ना कहीं आप लोग LPCBT2 की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स और रीजनिंग आपकी अच्छी है, मतलब कर ही रहे हो साथ में तैयारी, और CBT1 क्वालिफाई किया है, कहीं ना कहीं मैथ्स और रीजनिंग आपने पढ़ रखी है। एक आप लोगों का जो आएगा वो केवल साइंस अलग आएगी। तो दोस्तों वो बाद में, साइंस भी आपने CBT1 में पढ़ रखी है, उसको एक बार बाद में देख लेना, पहले बेसिक इंजीनियरिंग कर लो, क्योंकि पहले आप लोगों का इसका एग्जाम है LPCB2 का। और हो सकता है फिर बाद में आपको 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, या किसी को कम दिन मिले, किसी को थोड़ा ज्यादा समय मिले, तो उसमें देख लेना। और फिर भी आपकी मन है कि नहीं मैं तो करूंगा सर, तो डेली आपके लिए सुबह प्रैक्टिस करवा रहा हूं, वो कर लो, ठीक है। आ जाओ, चलो आ जाओ। हाँ तो 22, ये 3.14 होता है, तो इसको 100 से गुना करोगे, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है, फालतू में इतनी कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी दवाई आमतौर पर मानक यानी स्टैंडर्ड वर्कप्लेस फर्स्ट एड बॉक्स में रखने की, अच्छा मतलब कौन सी दवाई है जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में रखने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि इसका मतलब ये एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकती है। कुल मिला के ये क्या सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आप लोग क्या करोगे, एंटीबायोटिक की टैबलेट जनरली नहीं रखी जाती है फर्स्ट एड बॉक्स में। देखो फर्स्ट एड बॉक्स का काम क्या है, आप लोगों को प्राथमिक उपचार देना, कोई बहुत इमरजेंसी हो गई, कुछ जल गया या कुछ भी लग गया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट, ये एंटीबायोटिक टैबलेट क्यों नहीं रखी जाती, मतलब आजकल लोगों को बड़ा ट्रेंड हो गया, जब भी कोई हल्का सा खांसी जुकाम हुआ, मार्केट से जाके एक दो दवाइयों के नाम लिख रखे, याद कर रखे, बेसिकली वो एंटीबायोटिक होती है, और मार्केट से जाके एंटीबायोटिक ले आते हैं वो। तो एंटीबायोटिक का एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है, जैसे दोस्तों आपके कुछ दिक्कत हुई, अब आपको यह पता ही नहीं कि वो दिक्कत किसी वायरस की वजह से हुई, किसी बैक्टीरिया की वजह से हुई, या किस वजह से। 90% जो हमारे खांसी जुकाम वगैरह होते हैं वो वायरल होता है, यानी वायरस की वजह से होता है। और आप क्या ले रहे हो, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है आपको पता है, जो बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होती है, बैक्टीरिया को मारने के लिए। अब आप बिना मतलब एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, यानी आपकी बॉडी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट काम करने लग जाती है। एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में काम ही नहीं कर पाती, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बन गया, बॉडी में प्रतिरोध बन गया। तो इसलिए हर बात में एंटीबायोटिक मत ले लिया करो, डॉक्टर की सलाह से ही लिया करो, क्योंकि डॉक्टर को अगर आपको कुछ सिम्टम पता पड़ा कि यार ये बीमारी किसी न किसी बैक्टीरिया से हुए हैं, तब वो एंटीबायोटिक लिखते हैं वो। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। हाँ बाकी की बात करते हैं, ये बिल्कुल रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होती है, कुछ जलन वलन हो गई, कुछ जल गया, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है स्टराइल सलाइन, यानी जीवाणु रहित खारा पानी। देखो जैसे मान लीजिए आपके कहीं पर घाव हो गया, आपने नॉर्मल पानी से धो लिया, हो सकता है उस पानी में कुछ बैक्टीरिया हो, कुछ जीवाणु हो, कुछ सूक्ष्म जीव हो, तो और वो हो जाए।
तो है ना, एक अलग पानी आता है जिसमें जीवाणु रहित, उसमें कोई सूक्ष्म जीव नहीं होता, साथ में खारा होता है, जो कि आराम से किसी घाव को साफ करने में, आंखों में कोई धूल वगैरह अगर चलेगी उसको साफ करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ORS आप लोगों को पता है, अगर आपकी डिहाइड्रेशन की समस्या हो गई, वॉमिटिंग वगैरह की वजह से, है ना, तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है क्या? चलिए बताओ। बताओ। 10 ओम और 15 ओम के दो रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, एक रजिस्टर ये रहा, इसी के पैरेलल में आपने दूसरा रजिस्टर जोड़ दिया। अब क्या होगा? बैटरी से क्या निकलेगी? एक करंट निकलेगी, 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 निकलेगी। तो कुछ आप लोगों की इस 10 ओम वाले में जाएगी, कुछ जाएगी 15 ओम वाले में। तो ज्यादा किस में जाएगी? ऑब्वियसली जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा जाएगी। करंट ऐसे तो डिवाइड होगी। तो 10 ओम से प्रवाहित धारा 15 ओम से धारा से अधिक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए बताओ। क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, थर्मोमीटर का काम होता है टेम्परेचर मेजर करना। अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर आते हैं, जैसे आपने सुना होगा पायरोमीटर, जो बहुत अधिक टेम्परेचर होता है ना, 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर मान लो कोई टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो पायरोमीटर से चेक करोगे। जैसे कोई भट्टी का टेम्परेचर है, अब आप लोगों को पायरोमीटर ही इस्तेमाल करोगे, क्योंकि पायरोमीटर बिना टच करे भी आप लोगों को बता देगा क्या कि उसका टेम्परेचर क्या है। सिमिलरली दोस्तों, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिन थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, बताओ। 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फेरेनहाइट में बात करेंगे 98.6 फेरेनहाइट। अब आपकी बॉडी का जब फीवर वगैरह भी होगा तो कितना ज्यादा चल जाएगा? क्या 37 से क्या 45-48 हो जाएगा क्या? या अगर मान लो थोड़ा कम भी हो गया तो कितना हो जाएगा? 20-22 हो जाएगा क्या? नहीं। तो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, बहुत कम नहीं हो सकता। इसलिए जो आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो एक पर्टिकुलर रेंज होती है उसकी, केवल 35 से 42 डिग्री तक का टेम्परेचर ही वो मेजर कर सकता है। ये रेंज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? तो नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जा सकता है, कितना कम हो सकता है, उसे मापने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसका बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर आप लोग इसे मेजर नहीं कर सकते। वेरी गुड। चलिए बताओ। दोस्तों, आप लोगों को बोला गया है एक सिस्टम में एक तो स्थिर घिरनी है, फिक्स पुल्ली है, और साथ में 4 चल घिरनियां हैं, यानी मूवेबल पुल्ली है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। जैसे ये डायग्राम देखो, इसमें ये तो फिक्स पुल्ली है, ये मूवेबल है, ऊपर नीचे आ सकती है, ये भी मूवेबल है, ऊपर नीचे आ सकती है, ये भी मूवेबल है। तो इस वाले डायग्राम में एक फिक्स पुल्ली है, 3 मूवेबल है। लेकिन आप लोगों से पूछा गया है कि एक फिक्स है और 4 मूवेबल है, उसके बारे में पूछा गया है, तो बताओ। ठीक है, देखो दोस्तों, ऐसे का जब आप लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालोगे, यांत्रिक लाभ निकालोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है 2 की पावर n, जहां पर n क्या है? कुल पुल्ली यानी कुल घिरनी की संख्या नहीं है। n क्या है? नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली, चलमय घिरनी की संख्या या गतिशील घिरनी की संख्या। तो इसमें 4 है आप लोगों की मूवेबल, टोटल तो 5 है लेकिन मूवेबल 4 है। तो 2 की पावर 4 ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब आप लोगों को लोड कितना उठाना है? 960 न्यूटन। तो आप लोगों एफिशिएंसी 100% मानते हो, आपको ये बताना है एफर्ट कितना आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है आप लोगों का लोड अपॉन एफर्ट। तो एफर्ट क्या हो जाएगा आपका? लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। लोड दिया हुआ है 960 और आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 16। तो ये आपका 96 कट गया 16 से 6 बार में 60 आंसर आ रहा है। इतना एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और दोस्तों, क्या आप भी कंफ्यूज हो क्या कि LPCBT 2 दे या ग्रुप डी दे, और कंफ्यूज होके बैठे हो या टेंशन आ गई आपको भी? बताओ। तो आप लोग साथ में एक चीज और सोचो, क्या ये सेम प्रॉब्लम हर एक बच्चे के साथ में है क्या? क्योंकि आप तो अकेले हो नहीं। तो इस समस्या मतलब इस सिचुएशन को जो बड़ी बढ़िया तरीके से टैकल करेगा, अपने आप को बिखरने नहीं देगा, सिलेक्शन उसका होगा। क्योंकि ये कंडीशन ऐसे नहीं स्पेशली आपको एक जने को ढूंढ के आपको दे दी, सबके साथ में है। अब इसमें से 20-30% बच्चे तो ऐसे पागल हो जाएंगे, फिर समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो सब जो बेटर हैंडल करेगा, बेटर हैंडल करने का मतलब है वो देख रहा है कि कैसे मैं, अगर ग्रुप डी देना है तो कैसे तैयारी करूं, या ग्रुप डी को बिल्कुल छोड़ना है, मैं तो LP ही बनना है, कैसे, वो सबका अपना अपना वो है। ठीक है, चलो आ जाओ।
2H पेंसिल का यूज कहां पर होता है? देखिए दोस्तों, क्या 2H पेंसिल कैसी पेंसिल है? मैंने बताया था जिसमें H आ जाए, जितना ज्यादा H होगा वो उतनी ज्यादा हार्ड पेंसिल होगी, ठीक है। और जिसमें B होगा वो सॉफ्ट पेंसिल होगी। B का मतलब जिससे ब्लैक लिखावट होगी। अब बात करी जाए दोस्तों इससे, तो ये हार्ड पेंसिल है, इससे लिखावट उतनी ज्यादा नहीं आएगी। क्लियर है? तो गहरी रेखा खींचने के लिए तो आप लोग सॉफ्ट पेंसिल का यूज करो, 4B 5B। मोटी रेखा खींचने के लिए भी आप लोग उनका ही करो, क्योंकि उन्हीं की मोटाई ज्यादा होगी, मोटाई का मतलब दिखावट ज्यादा होगी। तो जो कम दिखने वाली रेखाएं होती है उसके लिए हम लोग इस पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात समझ में, क्योंकि ये हार्ड है, थोड़ी कठोर है। चलो, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है, आइए मैं समझाता हूं। देखिए दोस्तों, आप जैसे मान लो ये कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट के पास में आपने कोई कुंडली रख दी। अगर आप लोग मैग्नेट को इसके पास में लेकर आओगे, दूर लेके जाओगे, तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आगे बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन यह है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी? दोस्तों, करंट की डायरेक्शन हमेशा इस प्रकार होगी कि वो इससे गुजरने, मतलब इसमें जो फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है ना, जैसे मान लो मैग्नेट पास में आएगी तो इससे फ्लक्स ज्यादा गुजरेगा, मैग्नेट अगर दूर जाएगी तो इससे फ्लक्स कम गुजरेगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है ना, तो इसमें करंट की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी कि इसमें फ्लक्स का परिवर्तन ज्यादा ना हो, इसका विरोध करे वो। और दोस्तों, इसी गुण को बोलते हैं इंडक्टेंस, यानी प्रेरकत्व। तो किसी का इंडक्टेंस ज्यादा, किसी का कम, तो बताओ इंडक्टेंस को किस में मापते हैं? हेनरी नाम के एक मात्रक में मापते हैं। क्लियर है? टेस्ला आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र का होता है, वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, फेरेड किसका होता है बताओ, कोई बता सकता है क्या? कैपेसिटेंस का, हिंदी में बोलते हैं धारिता। कोई भी कैपेसिटर होता है ना, आपने पढ़ा होगा आपके ट्रेड में, कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्ज यानी आवेश को संग्रहित करना। तो कौन सा कैपेसिटर, कौन सा संधारित्र की कैपेसिटी क्या है, ये किस में मापेंगे? फेरेड में मापेंगे। आगे बात समझ में? बताओ बताओ। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। एक नियत अवरोधक बल उसे 5 सेकंड में विराम अवस्था में ले आता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, देखो, तो कोई 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो कि पहले चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो एक बल लगाया, अवरोधक बल, रोकने वाला बल, जो इसे 5 सेकंड में रोक दिया, यानी फाइनल इसकी वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, तो बल के द्वारा कितना कार्य हुआ, क्वेश्चन में आप लोगों से यह पूछा गया है। देखो, अलग अलग तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। आप तो पहले मुझे बताओ, त्वरण का मान बता सकते हो क्या? त्वरण क्या होता है? वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ, कितना हुआ? 10 से 0 हो गया, यानी इसमें से जब ये माइनस करोगे -10 का परिवर्तन आया कितने समय में? 5 सेकंड में। यानी त्वरण का मान है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब वेग कम हो रहा है, आपको पता ही है। तो इस वस्तु पे कितना बल लगाया था? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो द्रव्यमान था 2 किलोग्राम, त्वरण का मान था -2, यानी कहीं ना कहीं -4 न्यूटन का बल लगाया है। बल का मान माइनस में, इसका मतलब क्या है कि बल एक अवरोधक बल है, रोकने वाला बल है। मतलब अगर कोई वस्तु इधर जा रही है तो बल इस दिशा में लग रहा है ना, या मैं बोल रहा हूं इधर जा रही है, नहीं, विस्थापन की दिशा आप लोगों की ये है। अब आप लोग मुझे बताओ वर्क होता क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो दोस्तों, यहां से यहां तक इसका विस्थापन कितना हुआ ये भी बताओ, कैसे निकालेंगे? लगा दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी का मान 0, 0 का स्क्वायर 0, यू का मान 10, 10 का स्क्वायर 100, प्लस 2 इंटू त्वरण का मान कितना है? -2। तो भी विस्थापन निकालते हैं, -100 बट्टे -4, यानी 25 आ गया विस्थापन का मान। ठीक है, तो बल का मान तो कितना था? मैग्नीट्यूड बताओ बल का, 4। विस्थापन का मान कितना है? 25। दोनों के दिशा के बीच में कोण कितना है? 180, और cos 180 का मान 1। 25 इंटू 4 100 इंटू 1 -100। एक दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का? दूसरा तरीका क्या है, कोई है क्या?
तो दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि यहां पर देख लो गतिज ऊर्जा कितनी थी और यहां पर देख लो गतिज ऊर्जा कितनी थी। तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, वो ये ज्यादा सिंपल तरीका है, ये वाला नहीं जो मैं बता रहा हूं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। चलो आ जाओ। कई बच्चों ने वैसे ही किया, ऐसा ही बोल रहा हूं ना मैं। दोस्तों यहां पर अलग अलग ड्राइंग उपकरण दिए गए हैं, आपको बताना किसका क्या काम है। देखिए, आपको पता है कंपास में क्या होता है, एक मेटल की टांग होती है, एक में आप लोग पेंसिल लगाते हो सर्किल बनाने के लिए। लार्ज कंपास का मतलब बड़े सर्किल बनाने में, सिंपल सा है, ए आप लोगों का 3 से हो जाएगा। डिवाइडर क्या होता है आप लोगों का, जिसमें दोनों टांगे मेटल की होती है, किसी लाइन को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लार्ज डिवाइडर वही, इसका काम भी वही रहेगा, रेखा को विभाजित करना। तो बी आप लोगों का 4 से हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं रूलिंग पेन क्या होता है। ये दोस्तों एक पेन होता है, इसमें ना ऐसे 2 मेटल की स्ट्रिप होती है, इसके बीच में इंक डालते हैं और लाइन खींची जाती है ना, इंक वाली लाइन खींची जाती है इससे, तो इसको बोलते हैं रूलिंग पेन। आगे बात समझ में, ठीक है। तो लाइनों को इंक करने के लिए या इंक वाली लाइन बनाने के लिए, जो भी आप लोग बोलना चाहे। दोस्तों लेड केस, केस का मतलब होता है कोई डब्बा जिसमें कोई चीज आप लोग रखते हो। लेड तो आपको पता है मैकेनिकल जो पेंसिल होती है ना, उसमें लेड अलग से लगाया जाता है। तो अलग अलग आप लोगों के लेड आप जिस डब्बे में रखते हो उसको लेड केस बोल दो। तो पेंसिल के लेड रखने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है टेक्निकल एग्जाम में। तो 3412 3412 3412 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चले आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए। यदि प्रतिरोध आर का एक तार, दोस्तों एक वायर था जिसका रजिस्टेंस था आर, आपने इस वायर को ऐसे एक सर्किल वाले शेप में मोड़ दिया ऐसे, ठीक है। अब 2 अपोजिट बिंदु इसके, जैसे मान लो एक पॉइंट आपने ये ले लिया ए, एक पॉइंट आपने ये ले लिया बी, तो इन 2 पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर इसकी लंबाई एल थी तो इस वाले पार्ट की कितनी हो जाएगी? L/2। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R था तो इसका कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। तो अगर ये 2 पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, तो कहीं ना कहीं इसको ये मान लेता हूं, इसका प्रतिरोध R/2, और जस्ट इसके पैरेलल में एक और है, इसका भी प्रतिरोध R/2। अब इन दोनों के बीच में समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे? तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाएगा 1/R/2, यानी 2 पर चला जाएगा R नीचे, और ऐसे 2 बार आ रहा है तो 2 से गुना कर लो, तो ये 4/R हो गया। तो 1/R इक्विवेलेंट 4/R हुआ, तो R इक्विवेलेंट R/4। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें से फ्रेंच कर्व कौन सा है? तो ये दोस्तों, ये तो चांदा होता है प्रोट्रैक्टर, ये आप लोगों का सेट स्क्वायर होता है, ये आप लोगों की क्या है? स्केल, ठीक है। ये आप लोगों के फ्रेंच कर्व जिनका इस्तेमाल होता है इर्रेगुलर कर्व खींचने के लिए, कर्व वक्र खींचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताएंगे, A3 ड्राइंग शीट को फोल्ड करने के लिए कितने नंबर ऑफ फोल्ड करने पड़ेंगे? क्वेश्चन आप लोगों का इस बार भी पूछा गया था। A3 का नहीं पूछा गया था इस बार, जो आप लोगों से पूछा गया था शायद A2 का पूछा गया था, है ना? याद है क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 16 का एक बच्चा बोल रहा सर वापस देखो। अरे प्लस कैसे होगा? बल द्वारा किया गया कार्य। अगर आप लोग पॉजिटिव काम करते तो इसका वेग बढ़ता ना। अब आप लोग बोलोगे सर इधर 4 की जगह -4 रखना चाहिए। अगर आप लोग इस जगह -4 रखोगे, भाई मैंने दिशा उल्टी कर तो दी, माइनस का मतलब यही तो, जिस दिशा में विस्थापन है इस दिशा के अपोजिट हो रहा है, तभी तो आंसर आ गया। ये एंगल ले लिया 180, आप इधर भी 180 ले रहे हो, इधर भी -4 कर रहे हो, फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, आ जाओ। तो A3 ड्राइंग शीट को फोल्ड करने के लिए कितने नंबर ऑफ फोल्ड करने पड़ेंगे? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि फोल्ड कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो जो बड़ी बड़ी ड्राइंग शीट होती है जैसे A0 A1 A2, तो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी कैसे कैरी करोगे? तो फोल्ड हम लोग इस प्रकार करते हैं कि जो फाइनल शीट हो वो आप लोगों की A4 साइज की हो। क्लियर है? दूसरी बात क्या है, एक चीज और ध्यान रखनी, जैसे मान लो ड्राइंग शीट है, इसका टाइटल ब्लॉक ये रहा या टाइटल बॉक्स ये रहा,
तो इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है कि जो टाइटल ब्लॉक हो वो हमेशा ऊपर रहे। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएंगे A4 ड्राइंग शीट की डायमेंशन क्या होती है, 210 बाय 297। चलिए A3 की क्या होती है, A3 ड्राइंग शीट है मान लो, इसकी क्या होगी आप लोगों की 297 बाय 420। क्लियर है, और मान लो ये इसका टाइटल ब्लॉक है। दोस्तों आप लोग मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, ये तो ऑलरेडी 297 है, ये 420 है, हमको इसको कैसे भी 210 करना है। तो अगर मैं एक ऐसा ऐसे फोल्ड कर लूं, जैसे रुको मेरे पास में कोई पेज है क्या, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। यही है ना, हाँ देखिए दोस्तों, ये ड्राइंग शीट है और मान लो इस जगह टाइटल ब्लॉक है, इस जगह, समझ गए। पेन नहीं है क्या मेरे पास, और पेन 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 नहीं है भी, आप ऐसे समझ जाओ, इधर टाइटल ब्लॉक है, टाइटल वो है। अगर मैं इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर दूं तो क्या टाइटल ब्लॉक ऊपर ही रहेगा क्या जी? और क्या अब ये जो आपकी बन गई, क्या वो 210 बन गई क्या? ये ऑलरेडी 297 थी, यानी मुझे केवल एक फोल्ड करना है और कुछ नहीं करना, बताओ। अरे बोलो, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे दोस्तों। ओवरऑल मशीनिंग, ओवरऑल मशीनिंग का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास में कोई ऑब्ज, अच्छा दोस्तों आपको देखते हैं, आपको ट्रेड, आप कितने लोग हैं जो कि वर्कशॉप में काम किया है अपनी कॉलेज में। जैसे अगर किसी बच्चों ने बीटेक डिप्लोमा ये कर रखा होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों अलग अलग वर्कशॉप, कारपेंट्री वगैरह है ना, अलग अलग होता है आपका। तो आपने काम किया है आपके वर्कशॉप में। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई लोहे का टुकड़ा है, उस पर कुछ काम करना है, मान लो उसमें ड्रिलिंग करनी है या उस पर टर्निंग करना है या नर्लिंग करना है, तो उस लोहे के टुकड़े को क्या बोलूंगा मैं, जिस पे काम करना होता है उसको क्या बोलेंगे? अब ये मत बोलना वर्क पीस बोलेंगे, ठीक है, तो बहुत कॉमन टर्म है, लेकिन उसके लिए एक दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है, बताओ बताओ। उनको बोलते हैं जॉब, जॉब, नौकरी वाला जॉब नहीं, इनको बोलते हैं जॉब। ठीक है, आ जाओ। तो अब देखो आप लोगों को कोई उपकरण है, ओवरऑल मशीन का मतलब क्या है, इसकी हर सतह पे मशीनिंग करनी है। तो इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ये होता है, ये होता है टर्निंग का सिंबल, ये आपका ग्राइंडिंग का, ये ड्रिलिंग का। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, क्वेश्चन में बोला गया है वर्क प्लेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जापानीज मेथड है जिसे 5S मेथड, ये 5S कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो उसमें तीसरे एस का मतलब क्या है, आपको ये भी बोल दिया कि तीसरा एस सीसो है, ये जापानी वर्ड है। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए, तो मैं आप लोगों को पांचों बताता हूं। पहले वाले जापानी वर्ड था सैरी, जिसका मतलब है सॉर्ट, यानी छाटना, जो काम की चीजें नहीं है उसको हटाओ वहां से, जो इतना फालतू के औजार रख रखे हैं। दूसरा है सईटोन, जापानी वर्ड, जिनका मतलब है सेट इन ऑर्डर, एक क्रम में रखो आप लोग। तीसरा जापानी वर्ड है सईसो, जिसका मतलब है शाइन, चमकीला रखो, साफ रखो अपने कार्य स्थल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सेट में पूरी तरीके से समान विमाओं वाली राशियां है? दोस्तों आप लोगों को पता है जिनके मात्रक समान होते हैं उनकी विमाएं भी समान होगी। तो आप लोग ये भी देख सकते हो इनमें से किसके मात्रक समान है, बताओ बताओ, आ जाओ। तो देखिए बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन का, न्यूटन। एनर्जी का होता है न्यूटन इंटू मीटर, जिसे जूल भी बोलते हैं। तो देखो ये और दोनों बराबर है ही नहीं, इसको तो हटाओ। ठीक है, संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। इंपल्स का भी यही होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है न्यूटन, या जिसे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हो, और विस्थापन का मीटर। तो ये तो हो गया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड स्क्वायर, जबकि ये है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, यार ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, एनर्जी मैंने आपको बताया न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क का भी मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन पावर का क्या होता है, पावर होता है आप लोगों का जूल बट्टे सेकंड, या जिसे वॉट भी बोलते हैं। जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन नीचे इधर सेकंड आ गया ना, ये भी सही नहीं होगा। चलिए
अब बात करते हैं प्रेशर क्या होता है। मान लीजिए कोई सरफेस है जिसके लंबवत कोई बल लग रहा है, तो उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे पास्कल भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेस। आपने उसमें पढ़ा होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल से रिलेटेड जो ट्रेड है आपकी उसमें पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता आपने वहां पर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वगैरह का, तो मुझे नहीं पता। लेकिन फिटर में, मैकेनिक डीजल में, या आप लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक करी हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रखी हो, तो आपने जरूर पढ़ा होगा स्ट्रेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल। ये क्या होता है दोस्तों, कोई सरफेस है, इसके कैसे भी बल लग रहा है, मान लो ऐसे लग रहा है या ऐसे लग रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है कितना फोर्स लगा बट्टे कितने एरिया पे लगा, तो उसका भी ऐसा ही मात्रक पास्कल ही होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यंग्स मॉडुलस, यंग गुणांक, जिसे कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, स्ट्रेस यानी प्रतिबल बट्टे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का तो कोई मात्रक होता नहीं है, तो जो मात्रक स्ट्रेस का होगा वही यंग्स मॉडुलस का यानी यंग गुणांक का होगा। यानी इन तीनों के मात्रक समान है। दोस्तों समझ में आ रहे हो क्या, मजा आया नहीं आया? हाँ, इंजीनियरिंग मटेरियल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं कि एक सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे मॉस भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सिविल इंजीनियरिंग में भी आता है। तो आज से जब 6-7 साल पहले मैं गेट और आईएएस वाले बच्चों को पढ़ाता था, तो वो लेक्चर अभी भी शायद यूट्यूब पे पढ़े होंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ, मतलब खूब पढ़ाई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब तो खैर छोड़ दिया, 5-6 साल हो गए पढ़ाए हुए, मैं सब भूल चुका। फ्लूइड मैकेनिक्स, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमिक विस्कोसिटी, मतलब काफी बढ़िया सब्जेक्ट है। और मटेरियल साइंस। चलो आ जाओ, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट था थ्योरी ऑफ मशीन, टॉम मैकेनिकल का है। आ जाओ, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान दोस्तों एक गेंद है, जो कि प्रारंभ में क्या वेग था, 30 मीटर पर सेकंड था। गेंद का द्रव्यमान है 100 ग्राम, यानी 1/10 किलोग्राम बोल दूं मैं। ठीक है, ठीक है। एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। मतलब जैसे मान लो मेरे हाथ है, आ रही है, तो हाथ में, या मैं बोलूं इसका वेग 30 से 0 करने के लिए मुझे कितना समय लगा, इतना लगा। तो खिलाड़ी ने कितना बल लगाया बॉल पे। तो किसी भी वस्तु पे कितना बल लग रहा है ये कैसे करोगे, सिंपल सा है, उस वस्तु का द्रव्यमान गुना उस वस्तु का त्वरण। तो द्रव्यमान कितना था उसका, 1/10। त्वरण क्या होता है, वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। कितना परिवर्तन हुआ वेग में, 0 -30 का कितने समय में हुआ, 0.05, जिसे 5/100 भी आप लोग बोल सकते हो। तो ये क्या होगा, 1 0 से ये 1 0 कटा, 10 कटा, 5 से 2 बार में -30 × 2 -60 न्यूटन। माइनस का मतलब है इस पे रिटार्डिंग बल लग रहा है जो इसके वेग को कम कर रहा है। चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन, दोस्तों आज मैं 25 से करा पाऊंगा। एक्चुअली आज क्या है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है मेरी, है ना, तो आज के लिए 25 से करा पाऊंगा। और रोज आपको क्लास देखनी है भैया। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में एक एक ग्रुप दिया हुआ है, तो किसमें एग्जैक्टली 1 नॉन पॉलीहेड्रन है। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, कोई बताएगा क्या? चलो अच्छा, मुझे आप लोग ये बताओ, मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, आपको याद है क्या, रेगुलर पॉलीहेड्रा यानी नियमित बहुफलक किसको बोलते हैं? देखिए, ये बेसिकली एक प्रकार की 3D शेप है, ऐसी शेप जिसके सभी फेस यानी सभी फलक क्या हो, रेगुलर पॉलीगन हो, एक नियमित बहुभुज हो। जैसे कि एग्जांपल बात करते हैं दोस्तों, ये क्यूब में जो इसकी ये वाली फेस है वो क्या है, 4 भुजा वाला एक बहुभुज है। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं, बताओ, नियमित बहुभुज किसको बोलते हैं, जिसके सभी भुजाएं बराबर होती है। तो देखो, ये भुजा बराबर है, और इसकी अगर ये वाला देखोगे, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है, ये भी रेगुलर पॉलीगन है। यानी एक ऐसी आकृति जिसकी सभी फेस, सभी फलक रेगुलर पॉलीगन होती है, नियमित बहुभुज होती है, तो ऐसी 3D आकृति को बोलते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रा, नियमित बहुफलक।
टोटल केवल 5 ही रेगुलर पॉलीहेड्रा पॉसिबल है। क्लियर है क्या? आप लोग बता सकते हो क्या कि एएलपी सीबीटी 2 2019 में यहां पर 5 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किससे एक क्वेश्चन पूछा गया था? इससे पता पड़ता है आपकी तैयारी क्या है, इससे पता पड़ता है तैयारी किस लेवल की है आपकी। बताओ, एएलपी सीबीटी 2 2019 में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ किससे पूछा गया था? चलो मत बताओ आप क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो बता दो किससे पूछा गया था। दोस्तों इससे पूछा गया था, इसमें पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ फेसेस, फलकों की संख्या 12। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों स्फेयर जो होता है गोला, वो एक रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है, तो ये नॉन पॉलीहेड्रन है, आप लोग ये बोल सकते हो। क्लियर है? एक ही चाहिए हम लोगों को, बाकी ये है और ये है। क्लियर है? सही है क्या? इसमें ये तीनों है, ऑप्शन नंबर डी में भी है, 2 है, क्यूब हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का देखो 1 2 3 4 5, केवल ये 5 है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। कैसा लगा सेशन? बढ़िया लगा? और अगर आप लोगों को जरूरत नहीं है तो बोल देना, मैं तो कि भैया आप खुद ग्रुप डी में लग चुके हो और आप सोचो कि